हाय एवरीवन, वेलकम टू रिएक्ट जेएस क्रैश कोर्स। अगर रिएक्ट आपके लिए नई है, चाहे आप रिएक्ट से वेब ऐप्स बनाना चाहते हो या मोबाइल ऐप्स, इस क्रैश कोर्स में मैं स्क्रैच से रिएक्ट को कवर करूंगा और मैक्स लेवल तक लेके जाऊंगा। मैं रिएक्ट पे लास्ट 4 साल से काम कर रहा हूँ एंड मैंने अपना एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग काफ़ी शॉर्ट में इस वीडियो में डाला है ताकि आपको ईजिली रिएक्ट समझ आ जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं 100% श्योर हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि वेबसाइट्स एंड इंटरनेट काम कैसे करता है, रिएक्ट क्या है एंड हमारे काम की क्यों है, रिएक्ट के एप्लीकेशन हम कैसे बना सकते हैं, रिएक्ट में यूज़ होने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्रैश कोर्स के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद आपको क्या करना चाहिए। इंटरनेट कैसे काम करता है एंड इंटरनेट क्या है, ये जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम वेब डेवलपर बनना चाहते हैं या मोबाइल ऐप डेवलपर बनना चाहते हैं। इंटरनेट की सबसे बड़ी एप्लीकेशन है डेटा ट्रांसफ़र करना फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। एंड पहले जब इंटरनेट नहीं था तो हम पेन ड्राइव्स, सीडीज़ या फ्लॉपी डिस्क यूज़ करते थे डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए। अब मान लेते हैं आपके ऑफिस में 4 कंप्यूटर्स हैं एंड आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स सबके साथ शेयर करनी है। हम मान लेते हैं कि फ़िज़िकल ड्राइव्स यूज़ करना अब फिजिबल नहीं है, तो हम एक राउटर ले आएंगे एंड एक वायर से सारे सिस्टम्स को राउटर के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसको लोकल एरिया नेटवर्क या लैन भी कहते हैं। अब आपने अपने सिस्टम से बाकी सिस्टम्स को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। आपको बस अपना सिस्टम खोलना है एंड नेटवर्क के ऑप्शन में जाके आपको बाकी सारे सिस्टम्स दिख जाएंगे जो आपके नेटवर्क पे हैं एंड आप किसी भी सिस्टम के साथ फाइल्स या फोल्डर्स शेयर कर सकते हो बस कुछ क्लिक्स करके। हम लैन क्रिएट करते हैं एक छोटे एरिया के लिए। अगर हमें वर्ल्ड वाइड लाखों कंप्यूटर्स को अगर हम वायर से कनेक्ट कर दें तो इस नेटवर्क को हम इंटरनेट भी कहते हैं। एंड क्योंकि फाइल्स ट्रांसफ़र करने के अलावा ये कंप्यूटर्स कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस भी करते हैं, इसलिए इनका नाम हम सर्वर्स रख देते हैं क्योंकि इनका काम है सर्विस देना, हमें सर्व करना। ये इंटरनेट वायर्स ओशन में बिछाई गई हैं बाय बिग कंपनीज लाइक रिलायंस इन इंडिया। अगर आपको अपने सिस्टम को सर्वर बनाना है जो किसी भी इंटरनेट के डिवाइस से एक्सेस हो जाए, तो सिंपली आपको अपने कंप्यूटर को एक राउटर से कनेक्ट करना है एंड उस राउटर को आपको एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट से कनेक्ट करना है। जैसे इंडिया में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है जियो फाइबर, एयरटेल, MTNL, या इनको हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी कहते हैं। जैसे ही हम किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो इंटरनेट उसे एक IP एड्रेस असाइन करता है। ये बेसिकली उस कंप्यूटर या डिवाइस का ID कार्ड होता है। इस IP एड्रेस से कोई भी सिस्टम जो इंटरनेट से कनेक्टेड है उस सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जब आप किसी वेब ब्राउज़र से कोई वेबसाइट खोलते हो, जैसे यहाँ हमने atomexcel.com सर्च किया, सबसे पहले डोमेन नेम सर्वर कॉल होता है एंड बताता है कि उस वेबसाइट का IP एड्रेस क्या है। वेबसाइट का IP एड्रेस मतलब वेबसाइट जिस सर्वर पे होस्टेड है उस सर्वर का IP एड्रेस क्या है। अब जैसे ही हमें सर्वर का IP एड्रेस पता चल गया तो ब्राउज़र सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेजता है एंड सर्वर रिस्पॉन्स में वेबसाइट की फाइल्स भेजता है, दैट इज़ HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वाली फाइल्स। एंड जैसे ही ब्राउज़र को वेबसाइट की फाइल्स मिलती है, क्योंकि ब्राउज़र को HTML फाइल समझने आती है, तो वो उन फाइल्स को समझकर हमारी वेबसाइट लोड कर देता है। मेन पॉइंट पे आते हैं, रिएक्ट जेएस क्या है, क्यों है एंड इसे यूज़ नहीं करें तो। रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट की एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जिसकी हेल्प से आप UI यानी कि यूज़र इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपनी एप्लीकेशन का फ्रंट एंड कोड लिख सकते हो। इस लाइब्रेरी में कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको यूज़ करके हम UI क्रिएट करते हैं एंड हम अगर इसे यूज़ नहीं करें तो इसे यूज़ करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इससे पहले भी हम अपनी वेबसाइट्स क्रिएट करने के लिए सिंपली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे, तो वैसे ही वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसको यूज़ करने के एंड इसकी इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी के 3 मेन रीजंस हैं। पहला, बेटर परफॉर्मेंस, सेकंड, कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर, थर्ड, कोड रीयूजेबिलिटी। इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें ब्राउज़र DOM के बारे में पता होना चाहिए। DOM मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, मतलब हमने किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को, चाहे वो HTML हो या XML हो, किसी भी वेब डॉक्यूमेंट को हमने ऑब्जेक्ट्स के ट्री में रिप्रेजेंट कर दिया। जब एक वेब पेज ब्राउज़र में लोड होता है, ब्राउज़र HTML मार्कअप को पार्स करता है और एक कॉरेस्पॉन्डिंग DOM ट्री क्रिएट करता है। अब हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डॉक्यूमेंट के कंटेंट, स्ट्रक्चर और स्टाइल को डायनामिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं। कन्वेंशनल वेबसाइट्स
और रिएक्ट जेएस में क्या डिफरेंस होता है। कन्वेंशनल वेबसाइट्स मतलब अगर हम सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट से एक वेबसाइट बना रहे हैं और रिएक्ट यूज़ नहीं कर रहे। कन्वेंशनल वेबसाइट्स में हर पेज अलग HTML लोड होता है। अगर कोई कॉमन एलिमेंट है जैसे हेडर या फुटर, तो हर पेज के लिए अलग अलग HTML कोड लिखना पड़ता है। ये कॉमन एलिमेंट्स हर बार सर्वर से नए रिक्वेस्ट के साथ लोड होते हैं, जो कि टाइम कंज्यूमिंग होता है और सर्वर पर लोड भी बढ़ सकता है। रिएक्ट जेएस में रीयूजेबल कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। एक बार बनाए गए कंपोनेंट्स को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। जब कोई पेज लोड होता है तो सिर्फ कंटेंट का डेटा ही सर्वर से फेच होता है। कॉमन एलिमेंट्स जैसे हेडर, फुटर या और बाकी सारे एलिमेंट्स ब्राउज़र में लोड होते हैं एंड सिर्फ डेटा अपडेट होता है। इससे पेंटिंग का काम कम होता है। पेंटिंग यानी कि जो हमारा HTML था उसको हमने ब्राउज़र पे पेंट कर दिया, यानी कि रेंडर कर दिया रिएक्ट के टर्म्स में, क्योंकि सिर्फ कंटेंट हम सर्वर से लेके आ रहे हैं और कॉमन एलिमेंट्स को हमें बार बार पेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो चेंज ही नहीं हो रहे। इसीलिए रिएक्ट जेएस यूज़ करने से परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। अब रिएक्ट को पता कैसे चलेगा कि उसे कौन सा पार्ट अपडेट करना है एंड कौन सा पार्ट अपडेट नहीं करना। इस काम के लिए रिएक्ट के पास है वर्चुअल डॉम। आप किसी भी वेब पेज को ब्राउज़र में खोलोगे तो वो बेसिकली बस HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड ही है। जैसे यहाँ पे मैंने google.com खोला एंड मैंने राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक किया तो उसका इस वेब पेज का जो HTML वाला कोड है वो राइट में लोड हो गया। अगर आप इस HTML फाइल को ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है। ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो हमारा सबसे टॉप पे एक रूट होता है, उसके नीचे उसके चिल्ड्रन होते हैं एंड सबसे नीचे लीव्स होती हैं। लीव मतलब ऐसी नोड्स जिनका और कोई चाइल्ड नहीं है। अब ये जो ट्रीज़ हैं हमारे, जो रियल लाइफ नेचर में जो ट्रीज़ पाए जाते हैं वैसे ही ट्रीज़ हैं, तभी इनका नाम ट्री डेटा स्ट्रक्चर पड़ा है। बस जो हमारे रियल लाइफ के ट्रीज़ होते हैं उसमें रूट सबसे नीचे होता है एंड ब्रांचेस ऊपर होती हैं और लीव्स ऊपर होती हैं। एंड इसमें उल्टा है कि सबसे टॉप पे हमारा रूट है और नीचे फिर ब्रांचेस हैं एंड सबसे नीचे लीव्स हैं। अगर हम इसी HTML फाइल का इसको ट्री में विजुअलाइज करें कि जो हमारा डॉम ट्री है वो कैसे बनेगा, तो एक बार देखते हैं। सबसे टॉप पे डॉक टाइप HTML लिखा है, इसके नीचे एक हमारा HTML टैग है। तो ये जो HTML टैग है सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट है, इसको हम रूट भी बोल सकते हैं। अब इस रूट के अंडर, इस रूट के चाइल्ड कौन कौन है? एक है स्टाइल टैग, फिर है हेड टैग, फिर है बॉडी टैग। तो हमने HTML रूट के 3 चाइल्ड बना दिए एंड इसी स्टाइल के अंदर एक और स्टाइल है और एक और डिव है एंड सिमिलरली डिव के अंदर और 3 डिव्स हैं एंड सो ऑन। तो इसका डॉम ट्री स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। तो जब भी आप एक नया वेब पेज खोलते हो अपने ब्राउज़र में, सबसे पहले उसकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट फेच होती है, उसके बाद उसका HTML लोड होता है ब्राउज़र डॉम पे एंड फिर डॉम के हिसाब से ब्राउज़र आपके वेब पेज को पेंट कर देता है। मान लेते हैं कि आपकी वेबसाइट में कुछ 100 वेब पेजेस हैं एंड आप जब भी नया वेब पेज खोलोगे, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाओगे, तो क्या होगा, हर बारी ये तीनों स्टेप्स होंगे। मतलब हर बारी ब्राउज़र स्क्रैच से वेब पेज को प्रिंट करेगा आपके ब्राउज़र पे। एंड बहुत केसेस में ऐसा भी होता है कि जो आपकी वेबसाइट है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हमारे सेम होते हैं। तो मतलब अगर बहुत सारे वेब पेजेस पे सेम कंपोनेंट्स भी हैं, सेम एलिमेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी वो हर बारी स्क्रैच से पेंट होंगे एंड इसका मतलब है कि परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। तो ये था हमारी कन्वेंशनल वेबसाइट्स का केस, यानी कि वेबसाइट जो सिंपली HTML CSS जावास्क्रिप्ट से आपने अपना वेबसाइट का कोड लिखा हुआ है। रिएक्ट क्या करता है? रिएक्ट के पास है वर्चुअल डॉम, मतलब उसने रियल डॉम की एक कॉपी बना ली अपने लिए जिसको वो बोलता है वर्चुअल डॉम। एंड रिएक्ट क्या करता है, वो चेक करता है कि लेट से अगर आपके पास 100 वेब पेजेस हैं या जितने भी 10 वेब पेजेस भी हैं, जो भी हैं, उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो चीज़ें चेंज नहीं हो रही, वो उन चीज़ों को बार बार पेंट नहीं करेगा। मतलब आपका ब्राउज़र बार बार उन चीज़ों को पेंट नहीं करेगा जो ऑलरेडी जो चेंज हो ही नहीं रही हैं। जो डेटा सिर्फ चेंज हो रहा है, जो पार्ट सिर्फ चेंज हो रहा है, जैसे मान लेते हैं 50 कंपोनेंट्स में से सिर्फ 10-15 कंपोनेंट्स चेंज हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, तो वो सिर्फ उन 10-15 को ही पेंट करेगा। इससे क्या होगा कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं एक वेब पेज पे आपको क्रिकेट के मैच का लाइव स्कोर दिखाना है। तो इस वेब पेज पे कुछ पार्ट्स होंगे जो आपके स्टैटिक होंगे, जो चेंज नहीं हो रहे, और कुछ डेटा होगा जो बार बार सर्वर से आ रहा है। तो बेसिकली वेब पेज के सिर्फ जो पार्ट्स अपडेट हो रहे हैं, लेट्स से हर 30 सेकेंड्स में जो स्कोर है वो अपडेट हो रहा है, या मान लेते हैं कोई लाइव कमेंट्री का सेक्शन भी है एंड वहाँ पे हर 1 मिनट में कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, तो हमें
ये कंट्रोल हमारे पास है, राइट, कि इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद बार बार हर 30 सेकंड्स के बाद या हर 1 मिनट के बाद सर्वर हिट हो, नया डेटा आए एंड आप सिर्फ उस स्पेसिफिक कंपोनेंट को ही अपडेट करो। जो भी हमारा डेटा है जो विद टाइम या बेस्ड ऑन सम इवेंट चेंज हो रहा है, उसको हम स्टेट भी कह सकते हैं। तो जो भी ऐसा डेटा है जो विथ टाइम या वही किसी इवेंट के साथ चेंज हो रहा है, उसको हम स्पेशल वेरिएबल्स में स्टोर करते हैं, जिनको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे स्टेट वेरिएबल्स की जगह जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही हमारा कंपोनेंट फिर से पेंट होगा, वो पुराना वाला सारा डेटा रीसेट हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं अभी आप रिएक्ट को छोड़ दो, जैसे आपकी एक नॉर्मल वेबसाइट है जिसमें आपने एक जावास्क्रिप्ट का एक स्क्रिप्ट लोड कर दी एंड उस स्क्रिप्ट में आपने कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करे एंड ऑन अ बटन क्लिक आप वेरिएबल अपडेट कर रहे हो। तो आप जैसे ही पेज को रीलोड करोगे तो क्या होगा, वो स्क्रिप्ट फिर से लोड होगी, वो फिर से पेंट करेगा वेब पेज को आपके ब्राउजर पे एंड आपका सारा डेटा रीसेट हो जाएगा, सारे वेरिएबल्स रीसेट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम रिएक्ट के केस में हम स्टेट वेरिएबल्स यूज करते हैं, ताकि हम अपने हिसाब से हमें जो डेटा अपडेट करना है या डेटा की वैल्यू परसिस्ट रखनी है या परसिस्ट करनी है, वो हम अपने हिसाब से कर सके, हमारे पास कंट्रोल हो डेटा का। रिएक्ट में कुछ स्पेशल फंक्शंस होते हैं जिनको हम हुक्स भी बोलते हैं। एंड अब जो भी रिएक्ट हुक्स हैं, बहुत सारे हुक्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलते हैं एंड हम अपने खुद के हुक्स भी बना सकते हैं। सो 3 हुक्स सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे पहले है यूज स्टेट। यूज स्टेट की हेल्प से, यूज स्टेट बेसिकली एक फंक्शन है जिसकी हेल्प से आप स्टेट वेरिएबल्स बना सकते हो एंड स्टेट वेरिएबल्स जो आपने बनाए हैं उनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। सेकंड, यूज इफेक्ट। अगर आपका कोई भी कंपोनेंट या कोई भी एप्लीकेशन का पार्ट रेंडर हुआ या पेंट हुआ एंड आपको उसमें कंडीशन डालनी है कि वो जैसे ही लोड हुआ या पेंट हुआ तो आपको कुछ इवेंट डालना है, या आपको कुछ भी, या लेट्स से कोई एपीआई कॉल हुई एंड जैसी एपीआई कॉल हुई आप चाहते हो कि वो पर्टिकुलर पार्ट आपका फिर से पेंट हो जाए, तो आप इस केस में यूज इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। एंड थर्ड, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डेटा भेजना है तो आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारे हुक्स हैं जो आप रिएक्ट के डॉक्स पे चेक कर सकते हो।